सभी को नमस्कार। केमिस्ट्री बाय कपिल डांगी सर यूट्यूब चैनल पे अपन पढ़ रहे थे पी ब्लॉक एलिमेंट्स और इसके पार्ट 15 में अपन ग्रुप 16 एलिमेंट्स में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यौगिक पढ़ने जा रहे हैं जो अपने जीवन के लिए भी बहुत आवश्यक है और वो है डाइऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस की बात कर रहे हैं अपन, डाइऑक्सीजन। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन के लिए। सबसे पहले शीले नामक वैज्ञानिक ने 1772 में मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करके प्रयोगशाला में डाइऑक्सीजन गैस का निर्माण किया था। देखिए कैसे शीले ने क्या किया, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म किया और उससे ऑक्सीजन गैस का निर्माण हुआ। सबसे पहले शीले ने ऑक्सीजन का इस तरह से प्रयोगशाला में निर्माण किया था। अब देखिए अपन जानते हैं वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस 78% और उसके बाद ऑक्सीजन गैस 21% पाया जाता है। तो नाइट्रोजन गैस के बाद सर्वाधिक मात्रा में जो दूसरी गैस पाई जाती है वह है ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक पाए जाते हैं, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 और ऑक्सीजन 18। अगर इनकी मात्राओं की अपन बात करें तो सबसे ज़्यादा मात्रा में है ऑक्सीजन 16 और सबसे कम मात्रा है वो ऑक्सीजन 18 की होती है। ऑक्सीजन 18 रेडियो सक्रिय तत्व होता है, रेडियो सक्रिय है, जिसको आप रेडियोधर्मी भी कह सकते हैं। और इस रेडियो सक्रिय तत्व का उपयोग, इसके इसी गुण का उपयोग अपन करते हैं विभिन्न अभिक्रियाओं की क्रियाविधि का अध्ययन करने के लिए। क्रियाविधि का अध्ययन करने में इसका उपयोग किया जाता है। ट्रेसर टेक्निक में, जिसे अपन ट्रेसर टेक्निक भी कहते हैं, वही ट्रेसर टेक्निक विभिन्न अभिक्रियाएं हैं उनके क्रियाविधि का अध्ययन इसमें अपन करते हैं। तो ये इस रेडियो सक्रिय ऑक्सीजन का उपयोग हो जाता है। तो ये देखिए है ऑक्सीजन वायुमंडल में दूसरी इसकी सबसे बड़ी मात्रा है। वायुमंडल में ऑक्सीजन प्राप्त कैसे होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण, जो पेड़ पौधे हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है वो क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन गैस का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया देखिए क्या है, 6CO2 प्लस 6H2O क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश की सहायता से, प्रकाश और क्लोरोफिल दोनों की आवश्यकता होती है। क्या बनता है? C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस एनर्जी निकलती है। तो देखिए ये ऑक्सीजन बना। तो जो हरे पेड़ पौधे हैं वो अपने लिए ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। इसीलिए तो कहते हैं ना, पूरी पृथ्वी हरी भरी होगी तो अपना जीवन स्वस्थ रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। ये तो मौसम है पेड़ लगाने का, बारिश का सीजन चल रहा है, आप पेड़ लगाएं। और ये प्रण ले लें कि आपको हर साल कम से कम 5 से 10 पेड़ जरूर लगाने हैं और उनकी देखभाल भी करनी है साथ में। तो क्यों? देखिए अपने लिए ये जीवनदायी होते हैं, भोजन देने के साथ साथ अपने को पेड़ पौधे ऑक्सीजन भी देते हैं। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन कहाँ से आई?
प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो हरे पेड़ पौधे हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है वो ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। तो ये देखिए, तो कुछ बातें हो गई ऑक्सीजन के बारे में। अब अपन ऑक्सीजन का निर्माण करना चाहें तो ऑक्सीजन का निर्माण किस तरीके से अपन कर सकते हैं, तो इसकी विभिन्न निर्माण की विधियां अपन पढ़ेंगे। देखिए कौन कौन सी हैं निर्माण की विधियां। तो अपन पढ़ रहे हैं मेथड्स ऑफ सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन, मेथड्स ऑफ सिंथेसिस ऑफ डाइऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली विधि विद्युत रासायनिक सारणी, जो अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, उसमें अपन ने देखिए एक सारणी बनाई और उस सारणी का निर्माण किया हाइड्रोजन, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ उसकी तुलना करके। कुछ धातु हैं वो या कुछ तत्व हैं वो हाइड्रोजन से ऊपर पाए जाते हैं, कुछ नीचे पाए जाते हैं। तो सामान्यतः क्या होता है, वे धातु जो हाइड्रोजन से नीचे पाए जाते हैं, मतलब कम सक्रिय धातु है, उनके ऑक्साइडों को अगर अपन गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। तो कम सक्रिय धातुओं के ऑक्साइडों को गर्म करके, जो कम सक्रिय धातु हैं उनके ऑक्साइडों को गर्म करके ऑक्सीजन गैस प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण देखिएगा, जैसे Ag2O सिल्वर ऑक्साइड है, इसको गर्म करेंगे तो Ag+O2 का निर्माण होता है। तो इसको अपन संतुलित कर दें तो ये 2Ag2O और इधर आ जाएगा 4Ag। PbO2 लेड डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं, उसको जब गर्म करेंगे तो बनेगा PbO+O2 और इसको संतुलित करें तो ये यहाँ पे मैं 2 लगा दूं और ये भी 2 हो गया, तो PbO+O2 का निर्माण हो जाता है। Pb3O4, ये देखिए सिंदूर है, सिंदूर का सूत्र है ये जनरल साइंस भी हो गया आपके लिए। Pb3O4 को जब गर्म किया जाता है तो बनता है PbO+O2 और देखिए इसमें ये फॉर्मूला अपन यूँ कर दें, ये 2 अणु ले लिए तो ये हो गए 6। ठीक है, तो लाल सिंदूर को जब अपन गर्म करेंगे तो ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। और देखिए MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड को अगर अपन गर्म करेंगे तो बनेगा Mn3O4+O2 और ये हो गया यहाँ पे 3। तो मैंगनीज डाइऑक्साइड को भी अपन गर्म करेंगे तो ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। तो इस तरीके से कम सक्रिय धातु हैं, उनके ऑक्साइडों को जब गर्म किया जाता है उच्च तापमानों पे तो ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। देखिए ऑक्सीजन गैस प्राप्त हो रही है। ठीक है, और विधियां देखिए, लवणों के अपघटन द्वारा, लवणों के अपघटन द्वारा, कुछ विशेष प्रकार के लवण हैं जिनके अपघटन से भी अपन ऑक्सीजन गैस को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है जिसके द्वारा प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस को प्राप्त करते हैं, ClO3, इसे कहते हैं पोटेशियम क्लोरेट। तो पोटेशियम क्लोरेट को मैंगनीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब गर्म किया जाता है तो बनता है 2KCl+3O2, ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है, पोटेशियम क्लोरेट। और ये विधि क्या है, प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला में जनरली अपन यह विधि काम में लेते हैं। प्रयोगशाला में पोटेशियम क्लोरेट को अपन गर्म करेंगे किसकी उपस्थिति में, MnO2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। और देखिएगा
CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको देख के कुछ याद आ रहा है क्या? ये है क्या? ब्लीचिंग पाउडर। इसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। इसको जो अपन गर्म करेंगे तो बनता है CaCl2 प्लस O2, 2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, इसको जब अपन गर्म करेंगे तो क्या बनता है? कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, साथ में ऑक्सीजन निकलेगा। तो पोटेशियम क्लोराइड के विघटन से, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के विघटन से पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट है, इसको भी जब अपन गर्म करते हैं तो बनता है KNO2 प्लस O2, ये 2 अणु और ये भी 2। तो पोटेशियम नाइट्रेट के भी तापीय अपघटन के द्वारा, पोटेशियम नाइट्रेट के तापीय अपघटन द्वारा पोटेशियम नाइट्राइट बनता है और ऑक्सीजन बनता है। पोटेशियम नाइट्राइट और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो इस तरह से लवणों के तापीय अपघटन के द्वारा भी आप ऑक्सीजन गैस को प्राप्त कर सकते हैं। अगर देखिए आपको बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन गैस प्राप्त करनी है, वृहत मात्रा में, मतलब औद्योगिक स्तर पर, जिसको अपन औद्योगिक विधि भी कह सकते हैं। उद्योगों में आपको कोई भी उत्पाद प्राप्त करना होता है तो उसकी बड़ी मात्रा प्राप्त करनी होती है। तो औद्योगिक विधि में देखिए अपन 2 प्रकार से ऑक्सीजन गैस को प्राप्त कर सकते हैं। एक है जल के विद्युत अपघटन द्वारा, विद्युत अपघटन द्वारा जल का विद्युत अपघटन करेंगे तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस और एनोड पर ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। देखिए कैसे, जल है H2O, उससे 2H प्लस O2 माइनस आयन, इस तरह से अपन लिख सकते हैं, प्राप्त होते हैं। एट कैथोड, कैथोड पर क्या होता है? अपन ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है, अपचयन होता है। तो क्या होगा? 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से H2 गैस बनी। तो कैथोड पे तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुई, अपचयन हुआ, इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना अपचयन कहलाता है। और एट एनोड, एनोड पर क्या होगा? O2 माइनस से O2 बना, यहां मैं 2 लगा दूं तो यहां से 4 इलेक्ट्रॉन निकले, और इलेक्ट्रॉनों का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो एनोड पे हुआ ऑक्सीडेशन और क्या मिला आपको? ऑक्सीजन गैस मिली। तो एनोड पे ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। बड़े पैमाने पर ये ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। साथ ही देखिए अपन ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि वायुमंडल में नाइट्रोजन के बाद जो अधिक मात्रा में गैस पाई जाती है वो होती है ऑक्सीजन। तो उस ऑक्सीजन को भी अपन प्राप्त कर सकते हैं। तो वायु के प्रभाजी आसवन द्वारा, वायु के प्रभाजी आसवन द्वारा भी ऑक्सीजन गैस प्राप्त कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखिए वायु है, वायु में सबसे पहले क्या करेंगे? CO2 व H2O को हटाते हैं, किसी विधि द्वारा इनको हटाया जाता है। इनको हटाने के बाद द्रव वायु है उसका प्रभाजी आसवन करते हैं, प्रभाजी आसवन। और प्रभाजी आसवन के द्वारा नाइट्रोजन गैस को और ऑक्सीजन गैस को पृथक कर लिया जाता है। तो वायु का प्रभाजी आसवन सबसे पहले CO2 और H2 हटाएंगे, फिर क्या करेंगे? उसमें द्रव वायु है उसका प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस को पृथक कर लिया जाता है।
तो ये है औद्योगिक विधि, मतलब आपको ऑक्सीजन अगर बड़े पैमाने पर प्राप्त करनी है तो इन विधियों के द्वारा कर सकते हैं। नेक्स्ट विधि है इसमें H2O2 के विघटन द्वारा। तो देखिए H2O2 मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात कर रहे हैं अपन। H2O2 क्या होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, उसको निकेल या प्लेटिनम की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो 2H2O प्लस O2 ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के तापीय अपघटन के द्वारा भी ऑक्सीजन गैस का निर्माण किया जा सकता है। तो ये कुछ विधियां हैं जिनके द्वारा अपन ऑक्सीजन गैस का निर्माण कर सकते हैं। अब देखिए ऑक्सीजन गैस का निर्माण तो हो गया, अब देखते हैं अपन इसके भौतिक व रासायनिक गुण, ऑक्सीजन के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले मैं गुणों में जो प्रॉपर्टीज है उनमें बात कर रहा हूं, फिजिकल प्रॉपर्टीज की, भौतिक गुणों की बात कर रहे हैं। भौतिक गुणों में आप जानते हैं कौन कौन से गुण आते हैं? रंग है, गंध है, स्वाद है, जल में विलेयता है, गलनांक है, क्वथनांक है, चुंबकीय गुण है। ये सब किस में आते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं, भौतिक गुणों में आते हैं। तो देखिए ऑक्सीजन के बारे में आप बहुत से गुणों के बारे में तो पहले से जानते हैं। ये रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, गैस है। देखिए कितनी सारी चीजें एक साथ आ गई। रंग कैसा है? रंगहीन। गंध कैसा है? कोई गंध नहीं है। स्वाद कैसा है? कोई स्वाद नहीं है। और भौतिक प्रावस्था कैसी है? सामान्य तापमान पर गैसीय है। ठीक है। जल में ये अल्प विलेय है, जल में अल्प विलेय है। अल्प विलेय का मतलब 298 केल्विन तापमान पर 100 ml जल में यह घुलती है 3.08 मिलीलीटर प्रति 100 मिलीलीटर जल में। ये इतनी ऑक्सीजन गैस घुल जाती है। और ये जो घुली हुई गैस है ये जलीय जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। देखिए पानी में रहने वाले जो जंतु हैं वो ऑक्सीजन, जैसे मछली की बात कर रहे हैं, तो मछली है वो ऑक्सीजन वायु से तो ग्रहण करती नहीं है। कहाँ से ग्रहण करती है? जल में घुली हुई जो ऑक्सीजन है उसको वो ग्रहण करती है। तो जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन बहुत आवश्यक होती है। जब ऑक्सीजन गैस को द्रव किया जाता है तो यह पीले रंग का द्रव बनाती है। ऑक्सीजन का जो द्रव अवस्था है, द्रवावस्था, ये कैसी होती है? पीले रंग की। द्रव अवस्था, द्रव अवस्था का रंग कैसा होता है? पीला। पीले रंग की ये द्रव में ये परिवर्तित होती है। इसका गलनांक 55 केल्विन और क्वथनांक 90 केल्विन होता है। गलनांक 55 केल्विन है और क्वथनांक 90 केल्विन है। चुंबकीय गुणों की अगर अपन बात करें, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, चुंबकीय गुण, तो ये होता है अनुचुंबकीय। देखिए 11th क्लास में अपन एक सिद्धांत पढ़ते हैं MOT। MOT मतलब आणविक कक्षक सिद्धांत। उसकी सहायता से ऑक्सीजन के अनुचुंबकीय गुणों की व्याख्या आसानी से की जा सकती है MOT के अनुसार। MOT के अनुसार ये अनुचुंबकीय है, मतलब ऑक्सीजन में
अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो MOT मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक कक्षक सिद्धांत के अनुसार ये अनुचुंबकीय है। इसके जो समस्थानिक अभी भी अपन ने थोड़ी देर पहले देखे थे, वापस देख लेते हैं। 3 प्रकार के समस्थानिक हैं, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 और ऑक्सीजन 18। और इसमें जो ऑक्सीजन 18 है वो कैसा होता है? रेडियो सक्रिय होता है। इसका उपयोग अभिक्रियाओं की क्रियाविधि और ट्रेसर टेक्निक में किया जाता है। अभिक्रियाओं की क्रियाविधि को जानने में अपन इस रेडियो सक्रिय ऑक्सीजन का उपयोग कर सकते हैं। तो ये हैं ऑक्सीजन के कुछ भौतिक गुण। अब देखते हैं अपन इसके रासायनिक गुण। रासायनिक गुणों में देखिएगा, जो ऑक्सीजन गैस है वो वायुमंडल में इतनी ज्यादा मात्रा में क्यों है? नाइट्रोजन के बाद इतनी ज्यादा मात्रा में क्यों है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्थायी होती है। रासायनिक गुणों की बात करें, रासायनिक गुण, तो देखिए जो ऑक्सीजन गैस है ये बहुत स्थायी होती है। कारण क्या है? क्योंकि ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीजन ऑक्सीजन परमाणु के मध्य द्विबंध पाया जाता है और द्विबंध को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। जैसे अपने नाइट्रोजन गैस में देखा था, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के मध्य त्रिबंध है, इसलिए नाइट्रोजन गैस है वो ऑक्सीजन से भी ज्यादा स्थायी है। इसीलिए वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस 78% है और उसके बाद ऑक्सीजन है वो 21% है। दोनों ही गैसें स्थायी है, नाइट्रोजन ज्यादा स्थायी है और ऑक्सीजन उससे कम स्थायी है। लेकिन उच्च तापमानों पर, यह बात तो किस पे हो रही थी? स्थायी, सामान्य ताप की बात कर रहे थे, वहां पर यह स्थायी होती है सामान्य ताप पर। लेकिन उच्च तापमानों पर ऑक्सीजन गैस, जब ऑक्सीजन परमाणुओं में टूट जाती है, ये अणु है, अणु का रूप है O2 डाइऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन परमाणु में टूट जाता है तो बहुत सक्रिय हो जाती है। परमाणुविक रूप इसका बहुत ज्यादा सक्रिय है। इसलिए अपन कहते हैं कि उच्च तापमानों पे ऑक्सीजन है लगभग सभी तत्वों से क्रिया करती है, चाहे धातु हो चाहे अधातु हो, और यौगिकों से भी ये क्रिया करती है। देखिए कैसे कैसे उदाहरण लेते हैं अपन। सबसे पहला अपन अब उदाहरण ले रहे हैं धातुओं के साथ अभिक्रिया। धातु में अपन देखें, जैसे एस खंड के तत्व हैं बहुत ज्यादा क्रियाशील हैं और वो ऑक्सीजन से क्रिया करके तेजी से ऑक्साइड बनाते हैं। सोडियम तो इतना ज्यादा क्रियाशील है कि उसमें तो आग लग जाती है, इसलिए सोडियम को तेल में रखते हैं ताकि वो ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करे। कुछ उदाहरण ले अपन, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, Fe, ये ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे तो इनसे बनेगा Na2O, मैग्नीशियम से बनेगा MgO, एल्यूमिनियम से बनेगा Al2O3 और इससे बनेगा आयरन से Fe2O3 का निर्माण होता है। देखिए संतुलित करें इसको, यहाँ 2 लगा दूं तो सोडियम हो गए 4, यहाँ 2 लगा दूं तो मैग्नीशियम 2 हो गए, और यहाँ पे अगर 2 लगा दूं तो ऑक्सीजन हो गए यहाँ पे 3 और एल्यूमिनियम हो गए 4, और Fe में यहाँ पे अगर 2 लगा दूं तो Fe हो गए 4, ऑक्सीजन हो गए 3। तो इन अभिक्रियाओं में देखिए जो धातु हैं वो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना रहे हैं? धातु ऑक्साइड बना रहे हैं, और ये अभिक्रिया बहुत तेजी से संपन्न होने वाली अभिक्रियाएं होती हैं। तो देखिए धातुओं के साथ उनके ऑक्साइड बनते हैं। अधातुओं के साथ अगर अपन अभिक्रियाएं देखें, अधातुओं के साथ, तो अधातुओं के साथ भी ऑक्सीजन है वो तेजी से क्रिया करके उनके ऑक्साइड बनाता है। जैसे कार्बन की बात करें, कार्बन है उसकी अगर ऑक्सीजन गैस से क्रिया कराएं तो 2 प्रकार से क्रिया होती है।
ऑक्सीजन अगर कम मात्रा में है तो बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको संतुलित करें तो ये हो गया। लेकिन अगर ऑक्सीजन है वो आधिक्य में है, मतलब इसकी मात्रा काफी है, तो बनेगा CO2 गैस। कार्बन की क्रिया अल्प मात्रा में ऑक्सीजन से कराएंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, और अगर ऑक्सीजन अधिक मात्रा में है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। यहां देखिए, आप बहुत बार आप न्यूज चैनल में या अखबारों में पढ़ते होंगे कि फलां लोग कमरे में अंगीठी जला के सो गए और उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा अपन सर्दियों में बहुत बार खबर पढ़ते हैं। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि सर्दियों में अपन कमरे को बंद कर लेते हैं और अंगीठी जला रहे हैं, मतलब अपन कोई हाइड्रोकार्बन जला रहे हैं, कार्बन जलेगा। तो शुरू में क्या होता है कि कमरे में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है, तो पर्याप्त मात्रा में जब ऑक्सीजन है तो कार्बन जलने पर क्या होता है, CO2 गैस का निर्माण होता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा कमरे में कम होती चली जाती है। ऑक्सीजन की मात्रा कम होने से क्या होगा, अल्प हो गई ऑक्सीजन, और अब कार्बन के साथ क्रिया करके वो कार्बन डाइऑक्साइड न बनाकर क्या बनाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना शुरू कर देती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने की प्रवृत्ति ऑक्सीजन की तुलना में कई गुना होती है, 200-400 गुना होती है। हीमोग्लोबिन जब अपन सांस लेते हैं ना, तो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के अपने पूरे शरीर में जाता है। तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड बन गई तो सांस लेंगे तो ऑक्सीजन को ये कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं जुड़ने देगा हीमोग्लोबिन के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ेगी और कार्बन मोनोऑक्साइड पूरे शरीर में फैल जाएगी। तो इससे अपने शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगी। ऊर्जा नहीं मिलेगी तो क्या होगा, थकान आएगी, मतलब दम घुटेगा, और दम घुटने से मृत्यु तक हो सकती है। इसीलिए कहते हैं ना कि सर्दियों में बंद कमरे में अंगीठी नहीं जलानी चाहिए, कारण कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण हो जाता है अधातुओं के साथ। नेक्स्ट देखिए, अपन देखें जैसे फास्फोरस, अपन ने व्हाइट फास्फोरस पढ़ा था। फास्फोरस के अपर रूपों में ऑक्सीजन से क्रिया करके P4O10 का निर्माण करता है, श्वेत धूम बनता है, धूम्र, धुआं, बहुत ज्यादा मात्रा में धूम्र उत्पन्न होता है। तो इस तरह से ये अधातुओं के साथ अभिक्रिया होती है। यौगिकों के साथ भी ऑक्सीजन बहुत तेजी से क्रिया करता है। तो नेक्स्ट देखिए, अपन देखें यौगिकों के साथ। उदाहरण लें, जैसे अमोनिया है, ओस्टवाल्ड विधि में अपन ने अमोनिया से HNO3 बनाया था। उसका पहला पद ही क्या था, अमोनिया की ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो क्या बना था, NO+H2O का निर्माण होता है। यहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड बना, और नाइट्रिक ऑक्साइड है वो फिर ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है, NO2 बनाता है, और NO2 जल में घुलकर HNO3 का निर्माण करता है। H2O + NO2 से क्या बना, HNO3, और साथ में NO है वो वापस प्राप्त हो जाता है, जिसको अपन रिसाइकिल कर सकते हैं। ये कौन सी विधि है, ओस्टवाल्ड विधि है। इस ओस्टवाल्ड विधि के द्वारा अपन बता सकते हैं कि किस तरह से अमोनिया के ऑक्सीकरण से नाइट्रिक ऑक्साइड बना, जिसके ऑक्सीकरण से NO2 बना, और फिर NO2 जल में घुलकर HNO3 नाइट्रिक एसिड बनाता है। तो अमोनिया का ऑक्सीकरण भी हो रहा है, ऑक्सीजन अमोनिया के साथ क्रिया करती है। और देखिए एग्जाम्पल अपन देखें, जैसे दहन, कोई भी चीज को अपन जलाते हैं तो जलने के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति बहुत आवश्यक है। तो दहन में ये अपन प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे आप कोई मोमबत्ती जलाएं और उस मोमबत्ती के ऊपर कोई कांच का गिलास रख दे उल्टा करके, तो मोमबत्ती बंद हो जाती है, बुझ जाती है। क्यों बुझ जाती है, क्योंकि उल्टा गिलास रख देने से उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और अपन जानते हैं किसी चीज़ के जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो दहन के लिए अपन एग्जाम्पल ले, जैसे मीथेन, अपन जानते हैं प्राकृतिक गैस है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है,
उनका मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन होता है। तो मीथेन है, उसका अपन दहन कराएं तो बनेगा CO2 प्लस H2O। जो कार्बन है वो CO2 में बदल जाते हैं और जो हाइड्रोजन है वो H2O में बदल जाते हैं। तो ऑक्सीजन हो गया यहाँ पे 2O2। तो दहन है उसमें भी ये क्रिया करते हैं। और देखिएगा HCl के साथ ऑक्सीजन की क्रिया करें तो बनता है H2O प्लस Cl2। और ये हो गया अपन ले यहाँ पे 2, तो ये 4 और ये हो गया 2। HCl के साथ ऑक्सीजन की क्रिया करने से H2O प्लस Cl2 का निर्माण होता है। और देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन देख रहे हैं अपन, H2SO4 का निर्माण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अपन आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण, उसमें क्या होता है? सल्फर के ऑक्सीकरण से बनता है SO2। SO2 है, उसकी ऑक्सीजन से क्रिया होती है तो बनता है SO3, है ना। और SO3 है, वो जल से क्रिया करके H2SO4 बनाता है। ये H2SO4 के निर्माण की विधि है। इसमें जो SO2 और O2 की क्रिया होती है उसमें उत्प्रेरक के रूप में अपन या तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड काम में लेते हैं या नाइट्रिक ऑक्साइड काम में लेते हैं। अगर आपने वेनेडियम पेंटाऑक्साइड काम में लिया तो इस विधि को कहेंगे संस्पर्श विधि। और अगर आपने उत्प्रेरक के रूप में नाइट्रिक ऑक्साइड को काम में लिया तो इसे कहेंगे सीसा कक्ष विधि। तो देखिए SO2 है, ऑक्सीजन से क्रिया करके SO3 बना रहा है और उससे अपन आगे H2SO4 बनाते हैं। तो यहां पर भी ऑक्सीजन है वो प्रयुक्त हो रहा है। तो इस तरह से देखिए बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, धातुओं के साथ भी, अधातुओं के साथ भी, यौगिकों के साथ भी। इन सब में ऑक्सीजन है वो तेजी से क्रिया करता है उच्च तापमानों पर। क्लियर है। अब अपन देखते हैं ऑक्सीजन गैस या डाई ऑक्सीजन गैस के उपयोग। ऑक्सीजन है, उसके बिना जीवन संभव नहीं है। तो पहला उपयोगी क्या हो गया? श्वसन में, सांस लेने में। दूसरा अभी देखा अपन ने, दहन है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में नहीं होता है, तो दहन में, ठीक है। तीसरा धातु कर्म में। देखिए विभिन्न प्रकार के जो सल्फाइड अयस्क हैं, अपन जब धातु कर्म पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे जो सल्फाइड अयस्क होते हैं किसी भी धातु के, उनका सीधा अपचयन करना आसान नहीं होता है। तो पहले सल्फाइड अयस्कों को किस में बदला जाता है? ऑक्साइडों में बदलते हैं। ऑक्साइड में बदलेंगे और ऑक्साइड का अपचयन करके फिर धातु में परिवर्तित किया जाता है। तो धातु कर्म में भी पहले सल्फाइड अयस्कों को किसमें बदलते हैं? ऑक्साइड अयस्कों में बदलते हैं और फिर उसका अपचयन करके धातु में परिवर्तित करेंगे, धातु को प्राप्त करेंगे। अब देखिए जो गोताखोर होते हैं या जो पर्वतारोही होते हैं वो इस जगह, ऐसी जगह पे जाते हैं जहां ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। तो पर्वतारोही व गोताखोर श्वसन के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर को प्रयुक्त करते हैं। मतलब द्रव ऑक्सीजन होती है और उसके साथ में हीलियम है वो मिला रहता है। अपने विलियन में भी देखा था कि हीलियम को ही क्यों मिलाते हैं, क्योंकि अगर हीलियम नहीं मिलाएंगे, द्रव वायु को मिलाएंगे तो एक बैंड नामक रोग होने की संभावना हो जाती है।
तो ऑक्सीजन सिलेंडर और श्वसन के लिए प्रयुक्त करते हैं। और देखिएगा ऑक्सीजन है उसमें अपन देखते हैं कि जो वेल्डिंग किया जाता है O2 प्लस एसिटिलीन, इन गैसों का जो मिक्सचर है वो वेल्डिंग में काम में लेते हैं। लोहे की वेल्डिंग या धातु की वेल्डिंग करते हैं उसमें ये काम में लिया जाता है। रॉकेट वगैरह जो होती हैं, रॉकेट में प्रणोदक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। प्रणोदक के रूप में क्या काम में लेते हैं? द्रव O2। प्रणोदक का मतलब जो रॉकेट जब उठता है तो देखिए उसके पीछे गैसों का गुब्बार बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है। वो गैस क्या करती हैं? रॉकेट को ऊपर उठाने में हेल्प करती हैं उसकी, तो वो प्रणोदक हो गए। तो प्रणोदक के रूप में है वो द्रव ऑक्सीजन गैस को प्रयुक्त किया जाता है। तो ये थे ऑक्सीजन गैस के उपयोग। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कि विभिन्न धातुओं के या अधातुओं की जो ऑक्साइड हैं उनकी प्रकृति कैसी है, और साथ में अपन ऑक्सीजन का एक अपर रूप पढ़ेंगे, ओजोन। तब तक के लिए हाथ धोते रहिए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, परिवारजनों का ध्यान रखिए और मेरे वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।